हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जय हिंद सभी को। बच्चों आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट, जो कि जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ग्रामर के साथ पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा ग्रामर में हो क्या रहा था कि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, जैसे जब हमारी क्लास थोड़ी सी 1 आवर के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, 1 आवर प्लस जो भी है, 1 घंटे से ज़्यादा की, तो फिर हम उस कंडीशन में फिर वोकैबुलरी को ग्रामर के साथ लेके चलेंगे। लेकिन अभी हमारी जो 40-45 मिनट की क्लास होती है, उसमें मतलब वो बन नहीं पाता है। ठीक है, तो उसी को मैंने मैंने ये सोचा कि बीच-बीच में आपको इस तरह से वोकैबुलरी आपको मिलती रहेगी। ठीक है? चलिए, अब जैसे कि आज इसका सेकंड लेक्चर है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें जो उसके ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्ज़ाम में होता क्या है कि जैसे सपोज़ इसमें से कोई इसका आंसर है, तो नेक्स्ट टाइम पे होता क्या है कि उसके जो ऑप्शंस होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ़ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स ये होता है कि चाहे सिनोनिम्स पढ़ रहे हो आप, चाहे एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है? या फ्रेज़ल वर्ब्स, आप जो भी पढ़ रहे हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? वो सारे ज़रूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास देखो इतना समय नहीं होता है कि एग्ज़ामिनर आपको नई बुक उठाए ऐसा कुछ है, वो उन्हीं ऑप्शंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस उठा लेता है और नया क्वेश्चन बना देता है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से प्रिपेयर हूँ और मैंने ऐसा किया है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उससे होता क्या है कि कम टाइम पे हम ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट होते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी भी चाहिए, लेकिन उसको जो पढ़ना चाहिए, वो बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसमें लापरवाही नहीं कर सकते हम। तो चलिए इसका आज पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं बेटा, ये सभी रिपीट होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डिस्ट्रॉय का मतलब जानते होंगे, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, कंप्लीटली कितनी, पूरी तरह से। कोई चीज़ पूरी तरह से बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट भी होता है, तो उसे बोलते हैं एनहिलेट, एनहिलेट, ठीक है? ये आप इस मीनिंग को याद रखना, ये मिसस्पेल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसस्पेल्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ड के लिए बहुत, जैसा कि मैं बीच-बीच में बताता जाता हूँ कि मिस स्पेल्ड के लिए कोई अलग से नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ते हैं उन पे ही हमें फ़ोकस करना है, ठीक है? तो मिस स्पेल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? जब भी वन वर्ड पढ़ो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसको नोट ज़रूर करो, ठीक है? पूरी तरह से नष्ट करना। अब इसी में रिहैबिलिटेट, ये भी मिस स्पेल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना बेटा। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट का मतलब होता है जैसे होता क्या है कि कोई कोई इंसान है बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है? बीमारी के बाद वो रिकवरी के लिए, जैसे कि जनरली मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो होता क्या है कि जैसे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है? जो खिलाड़ी होते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद में वो फिर वो एक रिहैबिलिटेशन कोर्स होता है उनका। रिहैबिलिटेशन मतलब उसी अवस्था में वापस आने के लिए, ठीक है? तो वही चीज़ है कि रिहैबिलिटेट करना मतलब कि इलनेस से दोबारा रिकवरी हो जाना, मतलब बीमारी से दोबारा ठीक हो जाना, उसी अवस्था में वापस आना, उसे हम रिहैबिलिटेट बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट जैसे कि आईएन, आईएन कभी भी तुम देखना कि रूट होते हैं, रूट में एक आपका प्रीफिक्स एंड सेकंड सफिक्स, ठीक है? जो बाद में लगता है, वो सफिक्स होता है, ठीक है? तो जब भी इन प्रीफिक्स के रूप में यूज़ हो, जब भी कभी, तो ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। इन जो है वो हमेशा क्या देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की क्षमता, ये किसी की भी क्षमता होती है कैपेसिटी, ठीक है? अब अगर मैंने इसके पहले इन लगा दिया, तो इन का मतलब हो गया कि अब उसके अंदर क्षमता नहीं है। इन मतलब उसका नेगेटिव, जस्ट अपोज़िट हो जाता है, ठीक है? तो वही है कि इनकैपेसिटेट का मतलब होता है जो बिल्कुल जिसमें क्षमता ना हो या जिसमें कोई पावर ना हो, पंगु बना देना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंगु बना। पंगु मतलब जो एक तरीके से विकलांग हो जाते हैं या जिनके अंदर किसी भी तरह की क्षमता नहीं होती है, उनको बोलते हैं इनकैपेसिटेट, ठीक है? नेक्स्ट है डिसलोकेट। ये मीनिंग अक्सर स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है डिसलोकेट,
डिसलोकेट का मतलब होता है जैसे कि कोई लोकेशन होती है, आप ऐसे समझो। तो इसका मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर आपको आना जाना है। डिसलोकेट का मतलब है उस जगह से हटा देना। जनरली होता क्या है कि जब एक्सीडेंट होता है या मार धाड़ होती है जो भी है, तो आपने देखा होगा कि जैसे हड्डी वगैरह है, जो बोन होती है हमारी, वो डिसलोकेट हो जाती है, मतलब अपनी जगह से चीजों का हट जाना। अपनी जगह से चीजों का हट जाना वही डिसलोकेशन कहलाता है, डिसलोकेट कहलाता है। अपनी जगह से चीजों का, जैसे शोल्डर है, शोल्डर उतर गया, वो जहां पर प्रॉपर उसकी जगह थी वहां से हट करके वो दूसरी जगह प्लेस पर पहुंच गया, उसे बोलते हैं डिसलोकेट। ठीक है, स्पीकिंग में बहुत काम आता है, याद रखना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, एनडीए में कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि डेमोगॉग, इसमें स्पेशली पूछा गया है जैसे कि डॉक्टर कृष्णा मेनन वॉज अ डेमोगॉग, मतलब वो एक डेमोगॉग थे। डेमोगॉग क्या होता है हमें ये सीखना है। डेमोगॉग उसको बोलते हैं जो लोगों का लीडर होता है, मतलब लोगों का लीडर का मतलब है जो लोगों को भड़काने का भाषण देता है, जो लोगों को उत्तेजित करता है, उससे वो जो लीडर होता है उसे डेमोगॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा हो गया जैसे वन हु कमांड्स वंस फॉलोअर्स विथ थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकाना। आगे बढ़ते हैं। वन हु लव्स, लव्स तो होगा नहीं, जैसे भड़काने वाला काम होता है, मैंने बताया। वन हु कैन स्वे वंस फॉलोअर बाय इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी को कसम दिलाता है, ऐसा तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो लोगों को स्पीच के द्वारा लोगों को भड़काने का काम करता है। वन हु कैन स्वे वंस फॉलोअर बाय द पावर ऑफ ओरेटरी। ठीक है, तो वन हु कमांड्स वंस फॉलोअर विथ थ्रेट, तो पता है अपनी ओरेटरी से। अब ओरेटरी का मतलब होता है जो सुंदर भाषण होता है, सुंदर भाषण, और जो कहते हैं बहुत सुंदर वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, उस वो बोलते हैं इन कितने अच्छे ओरेटर हैं। जैसे कि लाइक लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी है, जैसे पहले बहुत समय पहले इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उन लोग उनको जैसे कि बेस्ट ओरेटर बोला जाता था, कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनको ये ओरेटर थे कि मतलब सजा करके बोलना चीजों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर पहले ही होगा। थ्रेट का मतलब लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ठीक है, लोगों का एक ऐसा लीडर जो लोगों को भड़काता है। अब उस कंडीशन में राइट नाउ बहुत सारे लीडर्स हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अब देखिए होता क्या है, लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक, वो जो भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको लगता है कि वो चीज़ें सही है। ठीक है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा। नहीं, जानते तो आप भी हो कि आजकल न्यूज़ चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं, ठीक है? और समझते होंगे आप लोग, है ना? ठीक है, मैं नाम लेना किसी का ज़्यादा सही नहीं है। अच्छी चीज़ों में नाम लेना चाहिए, बुरी चीज़ों में नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, ठीक है? फिर वो पॉलिटिकली हो जाता है। तो ये समझ गए? फर्स्ट, लोगों को भड़काने वाला, उनका लीडर, ठीक है? तो ये सभी, अब देखिए अगर हम 10 भी पढ़ेंगे ना, तो 10 के अगर हमने 4-4 भी पढ़ लिए तो हमारे पास 40 मीनिंग हो जाती हैं। ठीक है? तो उनके ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखिए लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिक जैसे द डॉक्टर जॉनसन वाज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस कंडीशन में आपको लेक्सिकोग्राफर अगर नहीं पता है, तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कि एक राइटर जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। डिक्शनरी को क्या करता है? कंपाइल। देखो कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को हम लोग लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। फिर नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स एल्डेस्ट सन, जो जो मेरे दोस्त का जो बड़ा भाई एल्डेस्ट सन है, इज अ प्रोडिगल। प्रोडिगल ये साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब में पूछा गया, बहुत अच्छा मीनिंग है, ये कई बार आता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है बहुत खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होता है उसको बोलते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है वन हु अबंडेंस मैरिज। अबंडेंस का मतलब होता है त्यागना, किसको? मैरिज को। मैरिज को जो त्याग देता है उसकी बात हो नहीं रही है, अबंडेंस का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, इसको नोट करते जाना। वन हु सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, बलिदान देना। ठीक है, सैक्रिफाइस लोग करते हैं,
वन सेल्फ खुद को, फॉर द फैमिली फैमिली के लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, प्रोडिगल मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चीला। वन हु स्पेंड्स मनी, स्पेंड्स का मतलब होता है खर्च करना, क्या, मनी। तो जो पैसा खर्च करता है उसको ही बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक। वन हु अबंडन्स होम, जो अपना घर को छोड़ देता है, टू पुट वंस पेरेंट्स टू ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख। ये मीनिंग याद रखना, ये आपको काम आएगी आगे समझने के लिए। दुख, अबंडेंस का मतलब मैंने बता चुका हूं, डिजर्ट मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ना। तो आई बात समझ में, आप लोग ये ध्यान दीजिए, सभी नोट करते जाइए बेटा, है ना। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ते हो फिर उसके बाद जब लिखते हो तो वो रिपीट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का रीजन यही होता है कि आप उसको दोबारा पढ़ते हो, जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन कुछ लगता है, फिर आप दोबारा उसको पढ़ते हो तो वो चीज आपको क्या करती जाती है, बार बार करेक्ट करती जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, अ पर्सन हु टेक्स नो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, अ पर्सन हु, एक ऐसा कोई भी पर्सन, हु टेक्स जो लेता है, नॉट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ऐसी कोई भी ड्रिंक जो कि उसको नशे में रखती है, ठीक है। नहीं लेने वाला, जो नशा ना करने वाला, ठीक है। नशा ना करने वाला जो होता है, जो शराब मदिरा से वगैरह से दूर रहता है, उसको बोलते हैं टीटोटॉलर, टीटोटॉलर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसकी मीनिंग भी याद रखना, टीटोटॉलर होता है जो मदिरा शराब से दूर रहता है, ठीक है। एडिक्ट का मतलब होता है लती, लती होता है किसी भी चीज का एडिक्ट होना, एडिक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं लती होना किसी चीज का। ड्रंकार्ड और नॉन अल्कोहलिक, पहले हम लोग नॉन अल्कोहलिक पे जाते हैं। नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक का मतलब सेम वही हो गया कि जो अल्कोहलिक ना हो, सिर्फ शराब। अच्छा, टीटोटॉलर का मतलब है वो किसी भी तरह का नशा ना करता हो, किसी भी तरह का नशा ना करता हो, ठीक है। ड्रंकर्ड वही नशे मतवाला जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डिसबिलीवर इन गॉड, डिसबिलीवर, देखो बिलीव करना का मतलब होता है कि कोई गॉड पर, ईश्वर पर आस्था रखता है। डिसबिलीवर का मतलब है जो ईश्वर पर आस्था ना रखता हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो, थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर पर आस्था रखने वाला, एथीस्ट होता है नास्तिक, एथीस्ट होता है नास्तिक, और थीस्ट होता है भगवान को मानने वाला, भगवान को मानने। अगर बिलीवर इन गॉड लिखा होता तो आपका आंसर ए होता, ठीक है। फिर इसमें एक मीनिंग आती है एग्नोस्टिक, ये बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। एग्नोस्टिक जिसका मतलब होता है निरंकारी, अब ये आप समझ लो कि निरंकारी मतलब एग्नोस्टिक और एथीस्ट में डिफरेंस क्या है। एग्नोस्टिक और एथीस्ट में जो डिफरेंस ये है कि ये ईश्वर को बिल्कुल मानता ही नहीं है, वो ये कहता है कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। एग्नोस्टिक जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन ये मूर्ति पूजा को का विरोध करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ईश्वर का ये निराकार, ईश्वर जो है वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। मतलब वो मूर्ति, मतलब वो ये कहते हैं कि किसी भी ईश्वर को आप किसी मूर्ति में, किसी फोटो में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन जो अथीस्ट होता है ये ईश्वर को ही नहीं मानता है, और जो थीस्ट होते हैं वो ईश्वर को मानने वाले होते हैं। डीस्ट इसका सिनोनिम्स है, किसका, थीस्ट का, ठीक। ये थीस्ट का, ये भी ईश्वर को मानने वाला होता है, बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, समवन, समवन का मतलब कोई भी, एबल टू यूज, उस चीज को यूज करने के योग्य है, क्या, बोथ हैंड्स, अपने जो दोनों हाथों से, विद इक्वल स्किल, लेकिन जो उनकी इस इक्वल मतलब स्किल जो है वो दोनों हाथों से इक्वल होती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से सेम हैंड राइटिंग, सेम चीजें लिख सकता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो, इसका एमबी का मतलब होता है, जहां पर भी एमबी लिखा मिल जाए समझ जाना, एमबी का मतलब होता है बोथ, मतलब दो, ठीक है। दो, कहीं पर भी एमबी लिखा मिलेगा तो उसका मतलब ही हो जाएगा दो। डेक्स्टर का मतलब होता है, डेक्स्टर मतलब होता है स्किल,
तो इसी से मीनिंग बनी कि एक मीनिंग आती है डेक्स्ट्रस, अलग से पूछी जाती है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं स्किलफुल। ठीक है, डेक्स्ट्रस होता है, बहुत सारी मीनिंग होती है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से निपुण हो। लाइक बोलते हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं है आज तक, अब चूंकि उस समय बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दोनों हाथों से जितना अच्छा सीधे हाथ से लिखते थे उतना ही अच्छा उल्टे हाथ से भी लिखते थे। तो अगर ऐसा सच है तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस हो। ठीक है, दोनों हाथों से निपुण होना, मतलब ये कह सकते हो कि वन हु हैज बोथ हैंड्स इज राइट हैंड। आप ये बोल सकते हो कि उसके जो दोनों हाथ है ना वो राइट हैंड है, ये चीज है। ठीक, फिर अब अदर मीनिंग्स में आते हैं, ये सभी पूछी गई हैं। जैसे एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, जो चीज क्लियर ना हो। और इसमें एक मीनिंग लिखी हुई है एम्बिवेलेंट, जिसका हिंदी मतलब भी होता है अस्पष्ट। अब देखिए मैं आपसे क्यों मना करता हूं कि आप इंग्लिश को हिंदी में मत पढ़े। अब सपोज एक वर्ड पूछा गया, मान लो एक सेंटेंस पूछा गया और वहां पर ये दोनों ऑप्शन दे गए, और वहां पर अगर आपने ये पढ़ा है कि दोनों का मतलब अस्पष्ट होता है, तो उस कंडीशन में आप किसको पुट करोगे? फंस गए। तो इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी मीनिंग को आप समझने में, ठीक है, क्लियर नहीं है, मतलब जिसे बोलते हैं अनक्लियर कंडीशन। ठीक है, किसी भी मीनिंग को आप समझने में, या जैसे सपोज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने के दौरान एक से ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में, जैसे एमबी लिखा हुआ है, एमबी मतलब होता है बोथ। तो मतलब ये होता है कि बोथ मीन्स एक से ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं पढ़ते समय। ठीक है, होता है कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो होती है एम्बिगुअस की स्थिति। एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिगुअस की स्थिति होती है, मतलब पढ़ने के दौरान, कोई चीज समझने के दौरान जो हम क्लियर नहीं हो पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उस वो स्थिति जो हमारी होती है उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में लिख के आए कि अनक्लियर कंडीशन है तो उसके लिए आप एम्बिगुअस यूज करिए। एम्बिवेलेंट क्या है? ठीक है, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है वन हु कैन नॉट डिसाइड, वन हु कैन नॉट डिसाइड। मतलब दो स्थिति होती है, एक जगह पैसा अच्छा मिल रहा है, एक तरफ लड़की अच्छी मिल रही है। तो उस कंडीशन में जब आप फंसे होते हो कि किस ओर जाएं, वो होती है एम्बिवेलेंट की स्थिति, अनडिसाइडेड। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किधर जाएं, पैसा देखें कि दूसरी तरफ लड़की देखें, वो जो कंडीशन हो रही है उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट। तो वन हु कैन नॉट डिसाइड, ठीक है, वन हु कैन नॉट डिसाइड, तो वो होती है एम्बिवेलेंट। और वन हु कैन नॉट मतलब दो मीनिंग या दो वर्ड्स या उसके बीच में कुछ आप समझ नहीं पा रहे हो, अनक्लियर कंडीशन है, कंफ्यूजन की स्थिति है, वो होती है एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये दोनों रीजन है। एम्फीबियन होता है उभयचर, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहने वाले, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। लाइक आप फ्रॉग बोल सकते हैं, जो बेढक वगैरह होते हैं उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मगरमच्छ को भी शायद क्रोकोडाइल को बोलते हैं। एम्फीबियन होते हैं ये सब, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। ठीक है, क्योर फॉर, क्योर का मतलब होता है किसी भी चीज का इलाज हो जाना। सभी डिसीजेस, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है उसे हम बोलते हैं पैनेसिया। एक ऐसी मर्ज की दवा जो रामबाण कहलाती है उसको बोलते हैं हम लोग पैनेसिया। ठीक है, क्योर फॉर ऑल डिसीज।
मतलब सभी डिसीजों की एक ही दवा होती है जिसे रामबाण दवा बोलते हैं, पैनेसिया होता है, ठीक है। इसके बाद इनक्योरेबल। इनक्योरेबल होता है जिसका जिसका इलाज ना हो, जिस चीज का आप इलाज ना कर सके वो चीज इनक्योरेबल कहलाती है, ठीक है। मतलब जिसको क्योर ना किया जा सके। क्यूरेबल जिसका इलाज संभव हो, जिसका इलाज संभव हो उसे क्यूरेबल बोलते हैं, ठीक है। और क्यूरेटिव जो होता है, तो चले बच्चे देखते हैं हम लोग कि हम लोग ने इनक्यूरेबल पढ़ लिया, जिसका इलाज संभव ना हो लाइलाज बोलते हैं। क्यूरेबल जिसका इलाज संभव हो, ठीक है। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव भी वही होता है जो क्यूरेबल होगा, ठीक है। सेम है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद वन हु लव्स बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन हु लव्स, जो बुक से प्यार करता है। अब देखो होता क्या है कि जो फिलो होता है, जिसमें जहां पर भी आपको ये सफिक्स मिल जाए फिल, ठीक है, फिल, दैट मीन्स कि इसका मतलब ही होता है लव्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हम एक दिन आपको पढ़ा देंगे, इसके सारे जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं पढ़ा दूंगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी मतलब यही होता है, पोलॉजिस्ट, कि मानव जाति से प्रेम करने वाला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल इधर फिलो मतलब होता है लव्स, ठीक है। तो फिल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा, तो सीधे से ऑप्शन हम लगा देंगे ये, ठीक है। बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, ठीक है। और फिलो मतलब होता है लव, सीधे सीधे हमारा ऑप्शन यही हो गया, ठीक। अब बाकी क्या है, तो फोबी मतलब होता है फियर, और बिब्लियो मतलब होता है जो किताबों से डरता है, ठीक है, जो बुक वगैरह से डरता है या बुक से घृणा करता है, ठीक है, बुक्स वगैरह से, वो उसको, उस इंसान को बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है बिब्लियो, बिब्लियो मतलब बुक्स, ग्राफर मतलब होता है लिखना, ग्राफ मतलब होता है टू राइट, ठीक है। तो किताबें लिखने वाला उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफिस्ट या बिब्लियोग्राफर, जो किताबें लिखता है उसको बोलते हैं, ठीक। बिब्लियोफेगिस्ट, इस ये भी यही होता है, फेगिस्ट का मतलब ये होता है कि लवर ऑफ बुक्स, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें बिब्लियोफाइल में और बिब्लियोफेगिस्ट में क्या डिफरेंस है ये देखो। जनरली क्या होगा, डिक्शनरी में तुम जाओगे देखोगे लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, अब देखो यहाँ दोनों ऑप्शन में आ गए, अब फंस जाओगे इस कंडीशन में, तो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। जो बिब्लियोफेगिस्ट होता है, इस ये जो होता है ये किताबें पढ़ने का प्रेमी होता है, मतलब इसको किताबें पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। वन हु लव्स रीड द बुक्स, वन हु लव्स रीड द बुक्स, जो किताबें पढ़ने से ज्यादा लगाव रखता है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ किताबों से लगाव रखता है। तुमने जनरली देखा होगा कि मार्केट में गए, कोई भी अच्छी किताब लगी, ले लिया, ले लिया घर में रख दिया, लेकिन पढ़ा नहीं। जो पढ़ता है वो बिब्लियोफेगिस्ट होता है, जो अनेक अनेक किताबें पढ़ता है, फेगिस्ट होता है। और जो सिर्फ ला ला के रखता है, जो किताबें खरीदने का, यार तुम्हारे पास ये किताब अच्छी लो, ले जा रहे हैं, पढ़ेंगे लेकिन पढ़ता नहीं है वो, तो वो बिब्लियोफाइल होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो जब तक कि आप देखो इसमें क्या आंसर हो सकता है, मैं रफ कर रहा हूं इसको। इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी बार इनमें से ही कुछ ना कुछ मिल जाए, ये तो शुरुआत है सिर्फ, ठीक है। इसका अंत कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, स्पीकिंग कोई भी चीज बिना प्रिपरेशन के बोल देना या तैयार हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है, एक्सटेम्पर। इसका एक मीनिंग और होता है जो अक्सर पूछा गया है, इम्प्रॉम्प्टू, ये होता है, ये होता है नहीं होता देख लेना। इम्प्रॉम्प्टू इसका मतलब भी होता है बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, ठीक है, एक्सटेम्पर होता है। लक्वासस होता है बातूनी, जिसे हम बोलते हैं गर्लस, टॉकेटिव, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला, उसको बोलते हैं लक्वासस, टॉकेटिव, ठीक है। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। डेलिब्रेट होता है इंटेंशनल, जानबूझकर, मतलब जानबूझकर विचार से कोई भी काम किया गया, ठीक है, केयरफुली तरीके से, वो चीज होती है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली जानबूझकर होता है, इसको पढ़ लिख लीजिएगा आप लोग।
फ्लुएंट जानते ही होंगे, धारा प्रवाह होता है फ्लुएंट, कोई भी चीज फ्लुएंटली काम करना। चलिए अपने नेक्स्ट में आते हैं, ये सभी नोट कर लेना बेटा आप लोग। आगे देखते हैं, स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट बाय पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी, आपने राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल या जज, ठीक है। लोकसभा में जो हेड होते हैं, राज्यसभा में जो हेड होते हैं, इनके लिए स्पेशल ट्रायल होता है। स्पेशल ट्रायल का मतलब अगर इनको किसी भी दोष में पाया जाता है तो उनके ऊपर जो आरोप लगता है उसे बोलते हैं अभियोग लगना। क्या होता है? अभियोग लगना। तो इस अभियोग लगने की जो मीनिंग होती है उसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है अभियोग लगना, ठीक है, इसको याद रखना, अभियोग, अभियोग, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनको अभियोग द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि लाक्वासस मैंने बता दिया, डेलिब्रेट बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको स्पेशल ट्रायल है, जैसे कि राष्ट्रपति, जज हो गए या जितने भी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगता है उसको हम लोग अभियोग बोलते हैं, ठीक है। इनको अभियोग द्वारा हटाया जाता है इनके पद से, ठीक है, इम्पीचमेंट बोला जाता है। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक है, किसी के काम में रुकावट डालना या बाधा डालना, ठीक है। इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना, नियम कानून का उल्लंघन करना, ना मानना। हालांकि ये एक नाउन है इसलिए उल्लंघन करना नहीं लिखेंगे, सिर्फ उल्लंघन लिखो, ठीक है। क्योंकि MENT जब भी लास्ट में लिखा होता है इसका मतलब होता है कोई भी वो नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से इम्पीचमेंट, इसको आप लोग बताओ क्या हो सकता है? इम्पीचमेंट, इम्पिंजमेंट का मतलब होता है ठोकर लगना, ठोकर लगना, या कह सकते हो चोट लगना, चोट, ठीक है, ये नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद सभी को, है ना बच्चों? तो तो आई होप सभी लोग नोट्स बनाएंगे, इसको याद करेंगे, और इसी तरह से हमारा वोकैबुलरी का सेशन हमेशा चलता रहेगा विथ 4 ऑप्शंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, और कम समय, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी है हमारे पास, सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आता है और जो पिछले 10 सालों 12 साल से पूछा जा रहा है। एग्जाम्स में इंग्लिश में बहुत सारी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो हमें इसीलिए ऐसी चीजें पढ़नी है, सिर्फ बुक्स पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने कुछ इको को यूज करना है, अपने अपने दिमाग को भी यूज करना है, ठीक है। तो आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है हम बना रहे हैं, लगे रहिए, याद करते रहिए, याद करना आपका काम, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो हम आपसे पूछ लेते, खड़ा करके पूछ लेते, सुन लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।